आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्राथमिक व्यवसाय के तहत कृषि के बारे में, और जिसके तहत आज हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, बागाती कृषि। बागाती कृषि किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज के टॉपिक में चर्चा करते हैं। आइए विस्तार करते हैं टॉपिक का। बागाती कृषि किसे कहते हैं? उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों द्वारा विकसित कृषि को ही बागाती कृषि कहा जाता है। देखिए, उपनिवेश काल वो दौर था जब शक्तिशाली राष्ट्रों ने किसी कमजोर राष्ट्र को अपने अधीन करके अपना गुलाम बना लिया था। उस दौर को कहा जाता है उपनिवेशी काल। जैसे हम बात करें, ब्रिटेन ने भारत को अपना गुलाम बनाया था, तो वो जो दौर था, जिस दौर में भारत के ऊपर इंग्लैंड का आधिपत्य रहा, वो दौर उपनिवेश काल कहलाता है। इस उपनिवेश काल में उन शक्तिशाली देशों ने क्या किया, देखिए, यूरोपीय लोगों को ऐसी जरूरी उपज उपलब्ध करवाना जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही पैदा हो सकती है। जो ताकतवर राष्ट्र थे, उन्होंने कुछ कमजोर राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, तो उन्होंने क्या किया कि उन कमजोर राष्ट्रों में जो उनके उपनिवेश थे, वहां पर जो फसल अच्छी होती थी, उस फसल का लाभ अपने देश में ले जाने के लिए, चूंकि जैसे बात करें हम भारत और यूरोप की, तो यूरोप के देश की कुछ प्राकृतिक स्थितियां ऐसी नहीं है कि वहां पर जैसे चाय की फसल हो सके, तो उस दौर में चाय की फसल को अच्छा करने के लिए, अच्छी चाय उगाने के लिए यूरोपीय देशों ने क्या किया, यूरोपीय देशों ने भारत में बड़े बड़े ऐसे बागान लगाए जिनके माध्यम से यहाँ चाय ज्यादा पैदा की जा सके और फिर उस चाय को यूरोप में ले जाया जा सके। तो ऐसी ही जो फसल थी, ऐसी ही जो कृषि का प्रकार था, उस कृषि के प्रकार को कहा गया बागाती कृषि। अर्थात हम समझेंगे कि उपनिवेश काल में यूरोप के लोगों द्वारा इस कृषि को विकसित किया गया था ताकि यूरोपीय लोगों को ऐसी जरूरी उपज उपलब्ध करवाई जा सके जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही पैदा हो सकती है। आइए बात करें, ऐसी कौन कौन सी फसलें थी जिसके लिए ये बागाती कृषि जाने लगी। देखिए, भारत और श्रीलंका की बात करें तो ब्रिटेन ने भारत और श्रीलंका में अपना उपनिवेश बनाने के बाद चाय के बागान लगाए, मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए, ठीक इसी प्रकार फ्रांस ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफी के बागान लगाए, अमेरिका द्वारा फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए गए, ठीक इसी प्रकार ब्राजील में कहवा के बागान कई यूरोपीय देशों ने लगाए। जितने भी यूरोपीय देश थे, उन्होंने ब्राजील में कहवा जो फसल होती है उसके बागान लगाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, छोटा 1 नंबर का प्रश्न आता है, फैजेंडा किसे कहते हैं। याद रखेंगे आप, यहाँ इस टॉपिक से आपका 1 नंबर का, आधे नंबर का प्रश्न क्लियर हो रहा है। प्रश्न अमूमन पूछा जाता है, फैजेंडा किसे कहते हैं। हमारा आंसर होगा, ब्राजील में कहवा के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। उन्हें समझें, याद रखें इसे कि फैजेंडा किसे कहते हैं। ब्राजील में कहवा के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। ये लाइन आपको याद होती है तो आपका 1 नंबर बिल्कुल खरा हो जाता है। अमूमन जितने भी पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र उठाकर देखते हैं तो ये प्रश्न अधिकांश से पूछा जाता है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट करना है कि ब्राजील में जो कहवा फसल के बागान लगाए गए, उन सभी बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। तो ये कुछ फसल विशेष थी जो उपनिवेशी देश थे, जो शक्तिशाली देश थे, उनके यहाँ ये उगाई नहीं जा सकती थी, इसलिए इन्होंने जितने भी उपनिवेश बनाए वहां पर इन फसलों के बागान लगाए और उसके माध्यम से ये फसल पैदा की जाने लगी और इसी को कहा गया बागाती कृषि। अब क्या हुआ जब ये उपनिवेश आजाद हो गए। जैसे भारत की बात करें, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद चूंकि अंग्रेज चले गए, लेकिन जो यहाँ चाय के बागान थे वो तो यही थे, उन्हें अंग्रेज अपने साथ लेकर नहीं गए। तो यहाँ जो चाय के बागान थे, तो भारत देश के जो अमीर वर्ग के लोग थे, जो शक्तिशाली लोग थे, जो पैसे की
दृष्टि से, पूंजी की दृष्टि से ताकतवर व्यक्ति थे, उन्होंने उन चाय के बागानों पर अपना आधिपत्य किया और उन चाय के बागानों को आज भी चला रहे हैं। अब देखेंगे भारत में जो चाय उगाई जाती है उसका दूसरे देशों में भी निर्यात होता है। तो इन सारे देशों में जो अंग्रेजों द्वारा या यूरोपीय देशों द्वारा जो बागान लगाए गए, वो बागान आजादी के बाद वहां के पूंजीपति वर्ग ने ले लिए और उनके ऊपर आज भी बागाती कृषि की जाती है। आइए बात करते हैं बागाती कृषि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता होगी, इस बागाती कृषि में बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। अभी हमने चर्चा की है कि बड़े बागान लगाए जाते हैं। सामान्य रूप से हमारा जो खेत होता है उस खेत से कई गुना बड़े बागान होते हैं, तो पूंजी भी ज्यादा चाहिए। उच्च प्रबंध व तकनीक एवं वैज्ञानिक विधियों द्वारा, यानी इन बागानों में फसल उगाने के लिए उच्च प्रबंधन चाहिए, तकनीक श्रेष्ठ होनी चाहिए और वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग इस बागाती कृषि में किया जाता है। आइए दूसरी विशेषता की बात करें, बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इन बागानों में जब कृषि की जाती है तो बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हम भारत की दृष्टि से बात करें, जो चाय के बागान है, जब चाय का पौधा तैयार हो जाता है तो उसकी पत्तियां चुनकर तोड़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। यदि समय पर उन पत्तियों को नहीं तोड़ा जाए तो वो फसल खराब हो जाती है, वो पत्तियां किसी काम में नहीं रहती। इसलिए शीघ्र जो समय उसके पकने का होता है उस समय तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक की आवश्यकता होती है। अगली विशेषता की बात करें तो उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। जितने भी उद्योग हैं उन सभी उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति इस बागाती कृषि के माध्यम से ही होती है। हमने प्राथमिक व्यवसाय में पढ़ा है कि प्राथमिक व्यवसाय के द्वारा ही द्वितीयक व्यवसाय हेतु कच्चा माल तैयार किया जाता है और बागाती कृषि प्राथमिक व्यवसाय के कृषि का ही उदाहरण है। तो यहाँ बागाती कृषि के माध्यम से जितना भी उत्पादन होगा वो सारा का सारा उत्पादन आगे जाकर जो द्वितीयक व्यवसाय के जितने भी उद्योग हैं उन सभी उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। अगली विशेषता की बात करें, इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला, ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये बागाती कृषि में अधिकांशतः उगाई जाती है, लगाई जाती है। फिर बात करें ये कृषि कहाँ होती है? इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण एवं पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, ब्राजील, फिजी, फिलीपाइंस, क्यूबा आदि देशों में यह कृषि की जाती है। तो बच्चों, हमने बागाती कृषि के अर्थ, बागाती कृषि में यूरोपीय देशों के द्वारा अपने औपनिवेशिक देशों में लगाए गए बागानों के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में आज चर्चा की है। आप सभी पूरा वीडियो देखकर इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।